सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करेंगे भारत, इजराइल। नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू ने कहा, दोनों देशों ने सामने एक जैसी चुनौती। शिखर वार्ता आज। पुराने नोट बदलने का मिल सकता है एक और मौका। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। कहा, उचित वजह बताने वालों पर हो विचार। अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना का हेलीकॉप्टर लापता। आखिरी बार पापुमपेरे जिले के सगाली में दिखा। बाढ़ हुआ था रवाना। मिसाइल छोड़े जाने के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किया अभ्यास। रूस और चीन ने की उत्तर कोरिया से परीक्षण बंद करने की अपील। G20 देशों की बैठक में उठेगा मुद्दा। और महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश के लिए मुकाबला आज। श्रीलंका से भिड़ेगी भारतीय टीम। विंबलडन में रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शिखर वार्ता करेंगे। इस दौरान रक्षा, सुरक्षा, कृषि और विज्ञान तकनीक से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। इससे पहले इजरायल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इजरायल के दौरे पर तेल अवीव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवता में विश्वास रखने वाले लोगों से आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, कट्टरपंथ और हिंसा के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों देशों की साझा चुनौतियों का भी जिक्र किया। and civilized values must come together and defeat it at all costs. As such, we must resolutely oppose the evils of terrorism, radicalism, and violence that plague our time. इस मौके पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दोनों देशों के सामने एक जैसी चुनौती है और दोनों देशों को इसका मिलकर सामना करना चाहिए। But I have to say that we also face common challenges, and the first of it is to defeat the forces of terror that rampage through the world and threaten both our countries. So we must stand together in this battle, much as we work together to perfect the future. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल पहुंचने पर हवाई अड्डे पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया। My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होलोकॉस्ट नरसंहार में मारे गए लोगों के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शिखर वार्ता करेंगे। इस दौरान रक्षा, सुरक्षा, कृषि और विज्ञान तकनीक से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई के लिए भारत और इजरायल के बीच पहले से ही संयुक्त आयोग बना है और इसे लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। प्रधानमंत्री इजरायल के राष्ट्रपति रवेन रिवलिन और विपक्ष के नेता आइजैक हर्जोग से भी मिलेंगे। इसके अलावा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे से दोनों देशों के बीच पिछले 25 सालों से जारी कूटनीति और सामरिक संबंधों को नई पहचान मिलेगी। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आपको 500 और 1000 के पुराने नोट जमा कराने का एक और मौका मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और आरबीआई को इस पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी की अवधि के दौरान लोग किसी जरूरी वजह से पैसे जमा नहीं करा पाए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नोट जमा कराने के लिए एक और मौका देने पर केंद्र आरबीआई से जवाब मांगा है। इसके लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की अगुवाई वाली पीठ ने पूछा कि मान लीजिए नोटबंदी की अवधि के दौरान कोई जेल में हो, ऐसे लोगों पर पाबंदी क्यों लगाई गई है। शीर्ष अदालत नोटबंदी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुधा मिश्रा की याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में 30 दिसंबर के बाद भी एक और मौका देने की बात कही थी। कोर्ट ने 21 मार्च को पूछा था कि उसने पुराने नोट जमा नहीं कराने वाले के लिए अलग से व्यवस्था क्यों नहीं की। केंद्र का जवाब था कि उसने तारीख नहीं बढ़ाने का फैसला सोच समझकर लिया है। पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा हुई थी। 9 नवंबर से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अमान्य हो गए थे। लोगों को 30 दिसंबर तक नोट बदलने और जमा कराने का मौका मिला था। इसके बाद 31 मार्च तक उन लोगों के लिए मौका था जो 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच विदेश में थे। सशस्त्र बल के जवान जो दूर दराज के इलाकों में तैनात थे या फिर पुराने नोट जमा नहीं कराने की खास वजह थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने GST को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। सरकार ने कहा कि निर्माताओं को कीमतों में बदलाव की जानकारी देनी होगी। अगर दाम कम नहीं किए गए तो कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने GST की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। इसके तहत सभी जिलों को 166 समूहों में बांटा गया है। नोडल अधिकारियों के पास इन जिलों की जिम्मेदारी होगी। इन अधिकारियों की बुधवार को बैठक भी होगी। इनका काम ग्राहकों की समस्या सुलझाना होगा। बेसिकली उनको फील्ड में जाना नहीं है, लेकिन यहीं बैठ के उन 4-5 डिस्ट्रिक्ट की पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करना है कि वहां कुछ ग्राहक से पूछे, वहां कुछ और ऑफिसर दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर से फीडबैक ले और दूसरे इनफॉर्मल अपने सोर्सेज से फीडबैक ले। इसके साथ ही केंद्रीय निगरानी समिति भी बनाई गई है। इनमें 15 आला सचिव शामिल हैं। इसकी बैठक हर मंगलवार को होगी। साथ ही कीमत बढ़ने की स्थिति में निर्माताओं को 2 अखबारों में विज्ञापन देकर इसकी सूचना देनी होगी। रिटेलर्स हैं जिनके पास स्टॉक है या खुद अपना स्टॉक भेज रहा है, उसमें जो है स्टिकर लगा के वो जो है द रिवाइज MRP लगाएगा, पर पुराना MRP यथावत दिखेगा। जहां पर दाम कम होता है वहां पर जो है विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हमको रिवाइज MRP भी उसको एक स्टिकर के रूप में दिखाना है। तो ये भी व्यवस्था। राजस्व सचिव ने बताया कि GST लागू करने को लेकर अब तक कोई दिक्कत नहीं आई है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों ने नियमों में बदलाव भी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कीमतों और आपूर्ति पर भी नजर रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। GST लागू होने के बाद 22 राज्यों ने सीमाओं पर माल की आवाजाही के लिए लगाए गए अपनी चुंगी नाके हटा लिए हैं। इससे ट्रकों की बेरोक-टोक आवाजाही हो रही है। ये है गाजियाबाद के मोहन नगर में स्थित वाणिज्य कर विभाग का दफ्तर। यहाँ चेकिंग नाके में 1 जुलाई से सन्नाटा पसरा है। कारण 1 जुलाई से GST टैक्स ने वाणिज्य कर या बिक्री कर जैसे कई करों को खत्म कर दिया है और विभाग फिलहाल चेकिंग का काम नहीं कर रहा। गाजियाबाद के मोहन नगर का ये वाणिज्य कर विभाग का दफ्तर है, यानी कि सेल टैक्स। लेकिन GST आने के बाद से यहाँ पर जो स्वरूप है वो पूरी तरह बदल गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ GST के पहले 1 तारीख के पहले ट्रकों की लाइन लगी रहती थी, क्योंकि सेल टैक्स यानी वाणिज्य कर की जो जांच होती थी वो जांच की जाती थी और ट्रक यहाँ पर कई सारे पकड़े जाते थे जांच पे। लेकिन उसके बाद से 1 तारीख के बाद से ये व्यवस्था बदल गई, क्योंकि GST पूरे देश में आ गया है। व्यापारियों को कोई असुविधा न हो, इसलिए हम लोगों ने अपना ये कार्यक्रम चेकिंग का बंद कर रखा है और निर्देश हमारे कमिश्नर की महोदय किए हैं शासन के कि अभी इसको शिथिल रखा जाए और जो भी गाड़ी जो माल आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है, उसको चलने दिया जाए। कारोबार लोगों का जारी रहे। यही कुछ हाल नोएडा से दिल्ली के एंट्री की जगह पर दिखा, जहां कोई चेक पोस्ट नहीं दिखे। माल एवं सेवा कर यानी GST लागू होने के बाद राज्यों ने सीमाओं पर माल की आवाजाही के लिए लगाए गए अपने चुंगी नाके हटा लिए हैं। अब सभी तरह के करों के बदले सिर्फ GST है और राज्यों में प्रवेश पर सेल्स टैक्स या चुंगी को भी समाप्त कर दिया गया है। 22 स्टेट में से तो चेक पोस्ट निकल गई है और बाकी स्टेट में भी दे आर इन द वेरियस प्रोसेस एंड वी होप के विद इन 1 month दे विल ऑल बी एबल टू एंड सम अदर स्टेट्स वेयर they have retained check posts only for the purpose of say some other thing, not for goods. ट्रक ड्राइवरों का भी मानना है कि वसूली के चलते उनको काफी परेशानी भुगतनी पड़ती थी। बार बार चेकिंग में बहुत परेशानी होती है। ये लोग यही कोई चीज़ 50 रुपए की लाओ, ये लोग पकड़ेंगे, कह देंगे 60 का रेट है इसका, उठा के बंद कर देंगे गाड़ी। ये समस्या है। दरअसल GST के तहत अब ट्रकों के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था होगी, जिसके तहत 50,000 रुपए से अधिक के सामान को राज्य या राज्य से बाहर ले जाने के लिए GST नेटवर्क की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अरुणाचल प्रदेश में लापता हुए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का फिलहाल कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसे कल दोपहर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर बताया है कि उत्तर पूर्वी भारत में मौसम काफी खराब है और लापता हेलीकॉप्टर को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। बाढ़ राहत में मदद के लिए भेजे गए इस हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। गायब होने से पहले भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को आखिरी बार पापुम पेरे जिले के सगाली के पास देखा गया था। हेलीकॉप्टर से आखिरी बार 3:50 पर संपर्क किया गया था। सेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ने असम के तेजपुर एयरबेस से उड़ान भरी थी। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक सगाली और ईटानगर के बीच सड़क जाम की वजह से कई लोग वहां फंस गए थे। लोगों की मदद के लिए ILH हेलीकॉप्टर को अभियान में लगाया गया था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन और पुलिस को तलाशी और राहत अभियान में सभी संभावित मदद करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं इससे पहले मंगलवार को ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के हेलीकॉप्टर को भी खराब मौसम के चलते आपात स्थिति में ईटानगर में उतारा गया। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में किरण रिजिजू समेत 8 यात्री और चालक दल के सदस्य थे। घटना में केंद्रीय मंत्री को कोई चोट नहीं आई। उन्होंने कहा कि वायुसेना के लापता हुए हेलीकॉप्टर को ढूंढने में पूरी मशीनरी लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सिक्किम में सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। चीन लगातार भारत पर डोकाला से सेना हटाने का दबाव बना रहा है और इस मुद्दे पर पीछे हटने से इनकार कर रहा है। भारत में चीन के राजदूत ने कहा कि इस गंभीर हालात का समाधान भारत को निकालना होगा। इधर सेना ने बयान जारी करके दोनों देशों के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की से इनकार किया है। सिक्किम के डोकाला इलाके में भारत और चीनी सेना के बीच कई दिनों से तनाव बना हुआ है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। चीन इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता है और संधियों का हवाला देकर भारत से अपनी सेना को वापस बुलाने की मांग कर रहा है। इधर सेना ने बयान जारी किया है कि यह घटना दोनों देशों के बीच सबसे लंबा गतिरोध नहीं है और भारतीय बंकरों को नष्ट करने के लिए चीन ने बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया है। सेना ने चीन के सैनिकों के साथ धक्का मुक्की से इनकार किया। चीन के साथ भारत के संबंधों को लेकर विदेश मामलों की संसद की स्थायी समिति ने भी चिंता जताई है। Government has not been handling its relationship with China very well. Is that the military standoff is a reflection of a larger problem in the relationship, which reflects severe lack of cooperation on politics, economics, international affairs. रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि भारत और चीन के बीच इस तरह के विवाद खत्म करने के समझौते हैं। सिक्किम से सटा डोका ला भूटान का इलाका है। यहाँ की निगरानी भारतीय सेना करती है। यह इलाका भारत और चीन दोनों के लिए रणनीतिक लिहाज से काफी है और चीन अब सड़क बनाकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारत और चीन के बीच में ऐसे फेस ऑफ पहले भी हो चुके हैं। इसमें समस्या सिर्फ भारत और चीन के बीच में नहीं है, इसमें एक तीसरा देश भी इन्वॉल्व है, भूटान। और भारत इस बारे में बहुत सेंसिटिव है कि हम कोई ऐसा ना करें जिससे भूटान को नुकसान हो। जून में चीनी सैनिकों ने इलाके में सड़क बनाने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने रोक दिया। इसके बाद से सीमा पर तनाव बना हुआ है। भारत और चीन के बीच कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक करीब 3500 लंबी सीमा है। इसमें कई इलाकों की सीमाओं को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी हैं, हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज। राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ा हुआ,
तो एक बाहर जाके क्या कमाए। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी हो गई। राज्यसभा महासचिव शमशेर के शरीफ इस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। 5 अगस्त को होने वाले चुनाव के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी मुकुल पांडे से हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने एक खास बात की। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ हैं चुनाव के लिए जो सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं मुकुल पांडे जी। मुकुल जी, सबसे पहला सवाल ये कि किस तरह से पूरा शेड्यूल रहेगा? आज नोटिफिकेशन जारी हुई है, इसके बाद आगे कैसे रहेगा? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसी के साथ चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो प्रथम चरण जो है कि लोग अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करें और नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की जो अंतिम तारीख है वो है 18 जुलाई। उस दिन शाम को 3 बजे तक नॉमिनेशन पेपर फाइल किए जा सकते हैं। उसके अगले दिन यानी कि 19 जुलाई को सुबह 11 बजे यहीं रिटर्निंग ऑफिसर साहब के कमरे में, जो कि 29 पार्लियामेंट हाउस है, उन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के बाद जो उसमें स्क्रूटनी में नॉमिनेशन पेपर्स सही पाए जाएंगे वो कैंडिडेट्स अगले 2 दिनों तक यानी कि 21 तारीख को दिन में 3 बजे तक अब चाहें तो अपना नाम वापस ले सकते हैं। एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जो भी कैंडिडेट बचेंगे और अगर यदि आवश्यकता हुई एक से ज़्यादा कैंडिडेट बचे तो 5 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इसके लिए मतदान होगा रूम नंबर 62 संसद भवन में और 5 बजे के तुरंत 1 घंटे बाद यानी कि शाम को 6 बजे से मतों प्रारंभ हो जाए। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं क्योंकि आप सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं, जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं वो निर्वाचन अधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं। तो किस तरह की तैयारियां पूरी? ये तैयारियां देखिए सब तरह से, जहाँ सुरक्षा से लेके व्यवस्था तक की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी कर ली गई हैं। एक निर्वाचन यहाँ पर सेल बनाया गया है जो कि यहाँ हमारा टेबल ऑफिस है, वो इसका निर्वाचन सेल है। 2 हम सहायक इसमें निर्वाचन अधिकारी हैं और निर्वाचन अधिकारी महासचिव महोदय हैं। तो पूरे लोगों को इस सारी चीज़ों के लिए गियर अप किया जा चुका है। तो ये थे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी मुकुल पांडे जी। कैमरा पर्सन सरोज के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। अचल कुमार ज्योति को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वो नसीम जैदी की जगह लेंगे। नसीम जैदी का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। इस बारे में मंगलवार को कानून मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई, जिसमें बताया गया कि ज्योति 6 जुलाई को मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण करेंगे। ए.के. ज्योति भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1975 बैच के गुजरात कैडर के अधिकारी ज्योति का कार्यकाल 6 महीनों का होगा और वो जनवरी 2018 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इनमें से तीसरा आतंकी सेना के अभियान के दूसरे दिन मंगलवार को मारा गया, जबकि 2 आतंकवादियों को सोमवार को ही ढेर कर दिया गया था। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के बामनू गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद ऑपरेशन शुरू किया था। मारे गए आतंकवादियों की पहचान नहीं हो पाई है। मुठभेड़ वाली जगह पर सुरक्षा बलों को रोकने की कोशिश में 10 से ज्यादा प्रदर्शनकारी भी घायल हो गए हैं। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड के लिए कल 26वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। छिटपुट हिंसा के बीच सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के बाजार पूरी तरह बंद रहे। पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद सदर पुलिस थाने के बाहर भारी संख्या में लोग जुट गए। महिला को पुलिस दार्जिलिंग से गिरफ्तार करके सिलीगुड़ी ले गई। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का आरोप है कि उनके परिजनों को इस बाबत इत्तला नहीं की गई। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि मेडिकल जांच के लिए उन्हें सिलीगुड़ी ले जाया गया है और जल्द ही उन्हें वापस दार्जिलिंग लाया जाएगा। So now we want to know from her today, from the authorities, for how long will she be detained down there? They say it's not a question of detention, it's basically a question of medical treatment. So as soon as those tests are done, she will be brought back to the hospital. That's what they were saying. मॉनसून शुरू होते ही मच्छरों से पनपने वाली बीमारियों के मामले भी बढ़ने लगे हैं।
देश भर में डेंगू और चिकुनगुनिया के हजारों मामले इस बार सामने आए हैं। मॉनसून की दस्तक ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इस बार डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार के मुताबिक डेंगू के 18,700 मामले सामने आए हैं, जिसमें केरल में 9,104, तमिलनाडु में 4,174 और कर्नाटक में 1,945 मामले सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में इस बीमारी के 100 मामले सामने आए हैं। वहीं देश भर में चिकनगुनिया के 10,952 मामले सामने आए हैं। जो टेस्टिंग किट्स हैं वो माकूल हैं, बेड्स की कैपेसिटी माकूल है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बेड्स के बेड स्ट्रेंथ और उसके लिए जो आवश्यक होगा वो हमारी माकूल है, और दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट से भी हम चेकअप कराएंगे ताकि उसको भी हम देख लें। कोई किसी तरीके की कमी होगी तो उसको हम पूरा करने के लिए तैयार बैठे हैं। केंद्र सरकार डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर अब तक 13 एडवाइजरी जारी कर चुकी है, जबकि दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में 20% बेड इन मरीजों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। डॉक्टर ने एहतियात बरतने की सलाह दी है। एंटी लार्वा का भी हमने प्रोग्राम बना दिया, बल्कि जो हमारे एंटी लार्वा करने वाली टीम है या डीबीसी की टीम है उसकी हमने छुट्टी संडे की कैंसिल कर दी है। संडे की बजाय हम उनको वेडनेसडे को ऑफ दे रहे हैं। उसका रीज़न ये था कि संडे को, क्योंकि बहुत लोग घर में होते हैं, घर को चेक करना आसान है, दवाई डालना आसान है। पैरासीटामोल है और वो दवाई के अलावा और कोई भी दवाई लेनी नहीं चाहिए। तो एडवाइस यही है कि अगर बहुत बुखार हो तो आप पैरासीटामोल लें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और 24 घंटे से ज़्यादा तेज़ बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना टेस्ट करें। बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों निगम को फटकार लगाते हुए दिल्ली की सड़कों से तुरंत कूड़ा साफ करने को कहा था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। करीब 30 करोड़ पैन धारकों में से करीब 25 करोड़ के पैन को आधार नंबर के साथ जोड़ दिया गया है। इनमें से 1 करोड़ पैन पिछले महीने ही आधार से जोड़े गए हैं। पैन को आधार से जोड़ने की इस घोषणा के बाद इसमें तेजी आई। 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया स्थायी खाता संख्या यानी पैन हासिल करने के लिए पैन आधार को जोड़ना अनिवार्य होगा। आयकर विभाग के मुताबिक आयकर विभाग की वेबसाइट पर दर्ज 6.44 करोड़ ई रिटर्न दाखिल करने वालों में से 3.06 करोड़ के मामलों में आधार पैन को जोड़ दिया गया है। अब तक कुल 7.36 करोड़ पैन आधार को जोड़ा गया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने मंगलवार शाम पूर्व केंद्रीय मंत्री कमल मुरारका पर आधारित किताब का विमोचन किया। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले कमल मुरारका जाने माने समाजवादी नेता हैं। किताब के लेखक LP सिंह हैं। उपराष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई आला नेता भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कमल मुरारका के व्यक्तित्व को सराहा। The book speaks for itself. It is a testimony to what others in public life have thought of Murarka ji's work. And that is no mean tribute to what he's done and what he continues to do with such remarkable dedication. अमेरिका ने उत्तर कोरिया के इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण की पुष्टि की है। मिसाइल छोड़े जाने के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया साझा अभ्यास भी किया। इस बीच रूस और चीन ने भी उत्तर कोरिया से परीक्षण बंद करने को कहा है। उत्तर कोरिया ने पहली बार लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का दावा किया है। इसकी पहुंच अमेरिका तक हो सकती है। स्थानीय समय के मुताबिक 9:40 पर उत्तरी प्योंगयान प्रांत से इसे छोड़ा गया। 대륙간 탄도 로켓 화성 14형 시험 발사를 성공적으로 진행하였다। दक्षिण कोरिया और जापान ने इस परीक्षण की कड़ी निंदा की है। जापान का कहना है कि यह मिसाइल उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में आकर गिरी। जापान पूरे मामले को चीन और रूस के सामने उठाने वाला है। 북한이 오늘 또다시 탄도미사일 발사 도발을 감행했습니다. 정부는 무책임한 도발을 거듭 강력히 규탄합니다. また習近平主席そしてプーチン大統領に対してより建設的な対応を取るよう働きかけていく考えであります。
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसके फौरन बाद आपातकालीन बैठक बुलाई है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर उत्तरी कोरिया को लेकर बात की थी। आपको बता दें कि इस साल उत्तर कोरिया का ये 11वां मिसाइल परीक्षण है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खेलों की। आईसीसी महिला विश्व कप में जीत की हैट्रिक लगाने वाली भारतीय टीम आज श्रीलंका से भिड़ेगी। बेहतरीन फॉर्म में चल रही भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगी। इससे पहले भारतीय महिला टीम इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान को हरा चुकी है। वहीं श्रीलंका की टीम का प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है। उसने टूर्नामेंट में अपने तीनों मैच गंवाए हैं। भारत अगर आज का मुकाबला जीतता है तो सेमीफाइनल में जगह पक्की होगी। बैंकॉक में एशिया युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सचिन सिवाच समेत 3 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। विश्व युवा चैंपियन सचिन सिवाच ने 49 किलो वजन वर्ग के, जबकि इताश मोहम्मद खान ने 56 किलो वजन वर्ग के और सचिन ने 75 किलो वजन वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सचिन सिवाच ने फिलीपींस के जेम्सियान सोलिस को हराया। अब उन्हें फाइनल में पहुंचने के लिए थाईलैंड के पनमोद थितिसान को मात देनी होगी। वहीं इताश अगले दौर में थाईलैंड के प्लुएम वांग क्लाकलांग के खिलाफ उतरेंगे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच और रॉजर फेडरर ने पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बना ली है। दूसरी वरीयता प्राप्त सर्बिया के जोकोविच ने पहले दौर में स्लोवाकिया के मार्टिन क्लिजन को हराया। मार्टिन दूसरे सेट में रिटायर होकर मैदान से बाहर हो गए। उस समय जोकोविच 6-3, 2-0 से आगे चल रहे थे। वहीं 7 बार विंबलडन के विजेता रहे रॉजर फेडरर ने यूक्रेन के एलेक्सांद्र दोग्लोपोलोव को मैच के बीच से हट जाने पर दूसरे दौर में प्रवेश किया। चोट लगने के बाद जब दोग्लोपोलोव ने हटने का फैसला किया तब फेडरर 6-3, 3-0 से आगे चल रहे थे। बात खास शख्सियत की। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ और आधुनिक बिहार के निर्माता अनुग्रह नारायण सिन्हा की आज पुण्यतिथि है। उन्हें बिहार विभूति के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के बाद राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण के कार्यों में सक्रिय योगदान दिया। अनुग्रह नारायण सिन्हा ने महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री भी रहे। और अब आखिर में हेडलाइंस। आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करेंगे भारत, इजरायल। नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू ने कहा, दोनों देशों के सामने एक जैसी चुनौती। शिखर वार्ता आज। पुराने नोट बदलने का मिल सकता है एक और मौका। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और आरबीआई से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। कहा, उचित वजह बताने वालों पर हो विचार। अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना का हेलीकॉप्टर लापता। आखिरी बार पापुम-पेरी जिले के सगाली में दिखा। बाढ़ राहत के लिए हुआ था रवाना। मिसाइल छोड़े जाने के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किया अभ्यास। रूस और चीन ने की उत्तर कोरिया से परीक्षण बंद करने की अपील। G20 देशों की बैठक में उठेगा मुद्दा। और महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश के लिए मुकाबला आज। श्रीलंका से भिड़ेगी भारतीय टीम। विंबलडन में रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।